नेटवर्किंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो आज तो ये टेक्नोलॉजी का पीरियड है, हम जानते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज चल रही, तो बहुत सारी चीज़ें हमें आसान होने वाली हैं। मुझे एक बात अच्छी याद है कि सर हम लोगों को, बच्चों को क्या लगता है कि भाई मुझे आता नहीं, मैं थोड़ा सा लिखूँ और मेरा गलत हो जाए तो मुझे मेरे नंबर कट जाएंगे। उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जो हिम्मत में जौलानी हो तो पत्थर भी फिर पानी हो। कि प्यास लगती है बच्चों को किसी को तो कुआं खोदना चालू कर दिया, तो उसमें क्या होता है, पानी जो होता है तो खराब रहेगा, पी नहीं सकते ना फिर। तो ये समय है उनके पास अभी। अगर आप अपनी पेन, नोटबुक या जो भी आपकी टेक्स्ट बुक होगी वो लेके बैठोगे तो मज़ा आ जाए। आपको मैक्स टू मैक्स हमारा मकसद है आपकी बार 90 पार। हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे बच्चे राह देख रहे थे और मुझे भी पता है कि भाई साल भर जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती है, एंड में थोड़ी हालत तो खराब होने वाली है। बट कोई टेंशन मत लेना बच्चों, इसका भी सोल्यूशन हमने आपके सामने लाया है। क्योंकि मुझे पता है कि जैसे कि जो भी बच्चे होंगे, मैक्सिमम मुझे पता है कि नीट, JEE, CET कॉम्पिटिटिव का ज़माना है भाई। तो मुझे पता है PCM या PCB पे जोर होता है, बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि उस पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते। तो कोई बात नहीं बच्चों, हम लोग जितना होगा उतना आज के सेशंस में हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने की बात करेंगे। मैक्सिमम आपके नंबर कैसे स्कोर हो सकते हैं उसके लिए बात करेंगे। और इवन भाई हम लोग जब भी गेस्ट को बुलाते हैं तो गेस्ट ऐसा बुलाते हैं ताकि आप लोगों को मैक्स टू मैक्स फ़ायदा हो जाए। तो बच्चों आज मैंने आपके लिए हमारे साथ हमारे दोस्त है सर अयाज खान सर, जो कि डॉक्टर ज़करिया कैंपस है मौलाना आज़ाद, यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर, मतलब पुराने औरंगाबाद में बहुत फेमस कॉलेज है यहाँ पे। और वहाँ पे लास्ट 16 साल से सर खुद पढ़ाई मतलब पढ़ा रहे हैं, उसके साथ में एग्जामिनर, मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर, इवन उनको और भी बहुत सारे मौके मिले पेपर सेटिंग ईटिंग का। ठीक है, लेकिन वो कोइंसिडेंट होता है कोई चीज़ का, तो कोई बात नहीं बच्चों। लेकिन ये आप लोगों को सेशन ऐसा होने वाला है, अगर आप अपनी पेन, नोटबुक या जो भी आपकी टेक्स्ट बुक होगी वो लेके बैठोगे तो मज़ा आ जाए। आपको मैक्स टू मैक्स हमारा मकसद है आपकी बार 90 पार। ठीक है, तो सर मैं आपका स्वागत करता हूँ PGMN चैनल पे, मतलब फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक अपना यूट्यूब चैनल है। और इस यूट्यूब चैनल पे हर सब्जेक्ट का, मतलब अभी तक जितने भी सब्जेक्ट हो चुके, पॉडकास्ट लेके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग करने के लिए हमने हेल्प की है। आज आपको भी सर CS के लिए हमने इन्वाइट किया है। आपका इतना तजुर्बा है, इतना सारा नॉलेज है, पेपर कैसे चेक होता है, पेपर कैसे बनता है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर चीज़ के ऊपर बात होने वाली है सर। तो सर सबसे पहले आपको इस CS में इतना क्यों इंटरेस्ट है, ये पहले बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी होता है सर। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया और एक मौका दिया कि बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने मैं आऊँ और शेयर करूँ कि मैंने इस फील्ड को क्यों चुना है। तो एक्चुअली थोड़ा हिस्टोरिकल अगर मैं देखता हूँ कि व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक दोस्त के साथ जाया करता था इंस्टीट्यूट पे। जब डॉस और वर्ड स्टार का ज़माना था, मैं बाहर बैठ के देखा करता था कि यार ये कंप्यूटर चल रहा है। 486 कंप्यूटर हुआ करता था, इतनी टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी, कीबोर्ड और मॉनिटर हुआ करता था, इवन माउस का भी कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वहाँ से एक शौक़ पैदा हो गया कि हाँ यार मुझे भी कंप्यूटर सीखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह सीखते सीखते आज यहाँ पर मौजूद हूँ कि कई टेक्नोलॉजीज़ में मैं क्वालिफाइड भी हूँ और कई मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेशंस भी है IT में, कंप्यूटर साइंस के अंदर, और अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ में मैं काम करता हूँ और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी देता हूँ मैं कॉलेज के अलावा। सर कुछ सवाल है बच्चों के उसके, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो हम लोग डायरेक्ट सवाल पर आना बहुत ज़रूरी है सर। तो पहला ही सवाल है सर, HSC स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है को समझने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया सर। कंप्यूटर साइंस पेपर को समझने के लिए आसान तरीका क्या है? तो सबसे पहले बच्चों ये जान लो कि कंप्यूटर साइंस में 2 पेपर होते हैं थ्योरी के, पेपर 1 पेपर 2।
तो इन सब्जेक्ट के बारे में ये सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर है वो अच्छे से हमने देख लेना। और चैप्टर बहुत इजी है, आजकल ज़माना प्रोग्रामिंग का है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम देखते हैं तो कंप्यूटर साइंस में बहुत समझो पेपर 1 में अगर हम देखते हैं HTML है, C++ है, तो इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और पेपर 2 में देखेंगे तो मोस्ट अगर हम देखते हैं इसके अंदर तो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर 4 चैप्टर्स हैं और लास्ट जो चैप्टर होता है उसमें नेटवर्किंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो आज तो ये टेक्नोलॉजी का पीरियड है, हम जानते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज चल रही, तो बहुत सारी चीज़ें हमें आसान होने वाली हैं यहाँ पर। सर सेकंड क्वेश्चन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++ है, कोई इफेक्टिव सीखने के लिए कुछ टिप्स बतानी है, क्योंकि बच्चों को इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और इस प्रेशर के कारण होता है ना कभी कभी कि कर पाते हैं बट वो प्रेशर के अंडर इतने रहते हैं कि वो टाइम ही नहीं निकाल पाते, उससे बाहर भी निकालना है। तो इसके लिए कुछ टेक्निक बतानी, टिप्स बतानी है ताकि बच्चों को वो थोड़ा सा आसान चला जाए। यहाँ पर अगर हम C++ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जान लें कि C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत पॉपुलर हुई थी, 1980s में इसका डेवलपमेंट हुआ। आज हमें इसके बारे में सीखना है कि भाई हम किस तरह से इसको पढ़ सकते हैं, किस तरह से इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको देता हूँ कि सबसे पहले उसका बेसिक देख ले, कोर लेवल पे हम उसको पढ़ ले कि डेटा टाइप्स क्या है, वेरिएबल्स किसको बोलते हैं और ऑपरेटर्स क्या हैं, ऑपरेटर्स को हम अच्छे से देख ले। ये सारी चीज़ें अगर हमें अच्छे तरीके से आती हैं तो प्रोग्रामिंग करना हमारे लिए बहुत इजी होता है। ओके सर, बोर्ड एग्जाम में CS सब्जेक्ट के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। यस। एग्ज़ाम कौन से दिन है सर? अभी यहाँ से 5 डेज है मोस्टली। ओके, 4 to 5 डेज। ओके, तो इसके अंदर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कि टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, तो कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं? अभी देखिए यहाँ से 4 to 5 डेज एग्ज़ाम के लिए है, तो अब किस तरह से हमने स्टडी करना, अब तक के हमने किताब भी ओपन करके नहीं देखी है और पढ़ना तो सारी चीज़ें हैं, मार्क्स भी सारे सिक्योर करना है। जैसे अगर आप देखते हैं कि 100 मार्क्स प्रैक्टिकल के तो आपको मिल ही गए, मगर व्हाट अबाउट 100 थ्योरी मार्क्स, किस तरह से हम वो थ्योरी मार्क्स में से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप सही तरीके से रोज़ 4 to 5 आवर्स अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए आज से ही अगर आप निकालोगे तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि आप 100 में से 100 मार्क्स ले सके। ओके, नेक्स्ट है सर, स्टूडेंट को कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उनको CS में बेटर स्कोर लाना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना चाहिए। तो पेपर 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो आउट ऑफ 4 चैप्टर अगर आप C++ को और ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्पोर्टेंस देते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। C++ में मैं आपको बता दूं, अगर कुछ टॉपिक के नेम अगर आप लिख लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगी कि चंद ही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझेंगे कि हाँ वाकई सर ने सही बताया है। तो मैं आपको कुछ टॉपिक बता देता हूँ ताकि आप उसको पढ़ें। जैसा कि हम क्लास देखते हैं, बेस क्लास क्या होती है, प्राइवेट क्लास क्या होती है, पब्लिक क्लास किसको कहते हैं, और इनहेरिटेंस के कंसेप्ट क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इनहेरिटेंस की टाइप्स क्या है, और कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये रिलेटेड टू क्लास होते हैं। क्लास एक बहुत बड़ा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो C++ हो, जावा हो या पाइथन हो। सर मतलब ये क्वेश्चंस इसके ऊपर जो बताया आपने, इसके ऊपर क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है। दूसरी बात है डेटा स्ट्रक्चर में टी से लेवल में एक क्वेश्चन बताता हूँ, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एक मैथमेटिकल क्वेश्चन आपको दिया जाता है, आपको सॉल्व करना है, एक बाइनरी ट्री बनाना है। तो आपको जस्ट उसको डिवाइड करना पड़ता है क्वेश्चन को प्रॉपर वे में, यू कैन गेन 4 मार्क्स आउट ऑफ 4 मार्क्स। और उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक चैप्टर है, पहला चैप्टर है, उसके अगर हम देखेंगे तो 4 से 5 टॉपिक को अगर आप कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल एलोकेशन मेथड्स हैं, यहाँ पर कॉन्टिजियस एलोकेशन मेथड है, लिंक एलोकेशन मेथड है, और उसके बाद डायनामिक स्टोरेज एलोकेशन मेथड है, इंडेक्स एलोकेशन मेथड है। उसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, आप उसको भी ज़रूर करिए। और C++ के कोई क्वेश्चन है ऐसे कि भाई कोई एक प्रोग्रामिंग 100% आ सकती है, ऐसा आपको कुछ लगता है क्या?
प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करते हैं तो कई सालों से हम जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो क्वेश्चन एवरी 4 इयर्स को रिपीट होते हैं। एक 20 से 25 प्रोग्राम्स हैं जो थ्योरी एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और जो प्रैक्टिकल में भी करवाए जाते हैं, वो सेम होते हैं। अच्छा, यस मतलब वो 25 क्वेश्चन जो है वो बुक में है क्या अभी? यस यस। अगर आप बुक प्रज्ञा प्रकाशन की बुक देखेंगे तो आपको वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और सीएस में ऐसा होता है क्या सर कि हमेशा हमेशा क्वेश्चंस वही वही रिपीट होते रहते हैं क्या? जी जी बिल्कुल होते हैं रिपीट। अगर 4-5 साल के पेपर करता है जी कोई बच्चा, तो आपको लगता है क्या मैक्सिमम स्कोर पर बिल्कुल करता है? मैक्सिमम क्या पूरे के पूरे मार्क्स ले सकता है। ओके बच्चों, देखो जैसे कि फिजिक्स में पीवाई क्विज क्वेश्चन नहीं आए ऐसे बच्चे कह रहे थे, जी, लेकिन जी, कुछ आए भी थे, लेकिन वो Right. अंडरस्टैंडिंग की या देखने की बात होती है, हमने जी, कितना देखा और कितना नहीं। लेकिन क्वेश्चंस पेपर जब कर रहे हो तो समझ लो कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। राइट कभी कभी क्वेश्चंस घुमा फिरा के भी आ सकता है, बिल्कुल हो लेकिन सकता है। उसका जो कॉन्सेप्ट है वही रहने वाला है। हाँ, वही से। करेक्ट है ना? जी 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 मतलब मुझे ये बताना है कि पीवाईक्यूज को बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सीएस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आईटी सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट में कैसा है, जी। एक लिमिटेशंस है, बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं। जैसे कि फिजिक्स में हमको 16 चैप्टर्स है सर, राइट तो वैसे सीएस में बहुत कम चैप्टर है, बहुत कम है। और उसमें भी 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2, है ना सर? Right. तो इसमें 50-50 मार्क का 2 पेपर बना दिए, 100 मार्क कर दिया, और प्रैक्टिकल के 100 है, तो मैक्सिमम कॉलेज वाले यही चाहते हैं कि किसी का लॉस ना हो जावे, बिल्कुल सही। है ना सर? सर अगला सवाल है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को इफेक्टिव समझने के लिए ड्रॉ करने का कौन सा सही तरीका हो सकता है? देखिए सबसे पहले एल्गोरिथम क्या है ये समझना ज़रूरी है। एल्गोरिथम ये हमारी ज़िंदगी है। एल्गोरिथम हम सुबह से उठकर जो शाम तक जो हमारे रूटीन्स होता है उसको एल्गोरिथम कहते हैं। अब अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाती है तो एल्गोरिथम किसे कहते हैं? एल्गोरिथम मीन्स स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ को हम रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसका कंप्लीशन करते हैं। तो सबसे पहले एल्गोरिथम को करने के लिए हमें से अच्छी तरीके से उसको क्या एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड आफ्टर एनालिसिस वी कैन राइट द एल्गोरिथम इन प्रॉपर वे। एंड अनदर थिंग इज about the flow chart, how to create that. So there are some symbols over there for creating flow chart. Let's we understand that and we can draw the flow chart also. सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है इसी के ऊपर। फ्लो चार्ट मैं बना रहा हूँ और कुछ स्टेप मैं भूल गया हूँ, तो ऐसा होता है कि फ्लो चार्ट का यही स्टेप होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, या कोई स्टेप भूल गया हूँ और मैं मेरे मन से कर रहा हूँ तैयार, तो कर सकता हूँ क्या? ये पॉसिबल तो नहीं होता है सर। कोशिश तो ये करें कि जो सही तरीका है उसी तरीके पर नहीं, flow chart मेरे बनाएं। स्टेप है, समझो फॉर एग्जांपल आपने बताया कि मॉर्निंग में उठने के बाद शाम तक सोने तक आपका फ्लो चार्ट बनाना है। जी। समझो मैं सुबह उठने के बाद फ्रेश होता हूँ, ब्रश हाँ। करता हूँ, शेविंग करता हूँ, बूट की पॉलिश करता हूँ, ये करता हूँ, कोई स्टेप भूल जाता हूँ, Yes. तो अगले स्टेप पे अगर हम लोग जाते हैं तो- तो उसका कोई इफेक्ट होता है क्या नंबर्स पे? नंबर्स पे इफेक्ट तो होगा, सबसे पहले बात ये है। और जैसा अगर आप बता रहे हैं कि भाई आप कुछ भूल गए हैं, हाँ हाँ, और आपको कुछ करना है उसके अंदर, तो उसके अंदर एक होता है रिपीटेटिव फ्लो करके, आप वो तरीके से भी आप उसको कर सकते हैं। ओके। और दूसरी बात है कि सर पेपर जब चेक होता है, आपने तो इतना मॉडरेशन किया है, एग्जामिनर का काम किया है, चिप मॉडरेटर का काम किया है, क्या बच्चों का लॉस करना है भाई, इस तरीके से कोई पेपर चेक होता है क्या? समटाइम्स कभी कभार कुछ पेपर ऐसे आ जाते हैं हमारे पास कि थोड़ा सा होता है, मगर जब हम मॉडरेशन करते हैं तो उसको क्लियर भी पॉजिटिव रहते हैं, भी मतलब positive रहते हैं। कि भाई किसी बच्चे का लॉस ना हो जाए, क्योंकि Loss ना हमारे हो जाए। सब्जेक्ट में तो हम लोग यही करते हैं कि बच्चों को कैसे नंबर दे सकते हैं। जी, जी, जी। तो मैं भी 21 साल से पेपर चेक कर रहा हूँ सर, जी, जी। इतने साल से, तो हमारे ऊपर तो प्रेशर होता है कि भाई कोई भी हालत में नंबर अच्छे दे दो, Right. किसी का लॉस मत करना। और एक अपने पास एग्जामिनर के लिए एक जी। बुक दिया जाता है, उसमें लिखा है कि जो भी बच्चे के नंबर्स होते हैं बहुत अच्छी तरह से चेक करना है, किसी का लॉस ना हो जाए और बोर्ड की बदनामी नहीं होनी चाहिए। राइट। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया उसके उस सेंटेंस के ऊपर, तो बच्चों को हम लोग हमेशा देखते ही रहते कि भाई Right. किस लेवल पे कितने अच्छे नंबर दे सकते हैं। राइट।
मैक्सिमम टाइम्स मैंने देखा, और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मेरे पास एग्जामिनर आते हैं तो मैं उनको सख्ती से बोलता हूँ कि देखो बच्चे अपने बच्चे समझ के उनको मार्क्स देना, बिल्कुल भी इनका लॉस नहीं लगना। अगर कहीं पर कुछ किंतु परंतु नज़र भी आ रहा है तो उसको नज़रअंदाज कर दो और उन्हें मार्क्स दे दो। भाई उन्हें अपनी लैंग्वेज में भी लिखता है तो मार्क्स देना चाहिए हमारे को, ज़रूरी नहीं कि बुकिश लैंग्वेज हो। अगर आपको समझ में आता है कि भाई हाँ इसका आंसर सही है मगर उस प्रॉपर वे में नहीं लिखा गया है तो दे दीजिए ना, मार्क्स क्या जाता है हमारा। यस करेक्ट है। और मुझे एक बात अच्छी याद है कि सर हम लोगों को, बच्चों को क्या लगता है कि भाई मुझे आता नहीं है, मैं थोड़ा सा लिखूँ और मेरा गलत हो जाए तो मुझे मेरे नंबर कट जाएंगे, मेरे नेगेटिव थिंकिंग होगी। तो मैं बच्चों को एक थोड़ा सा मैसेज भी देना चाहता हूँ, मतलब आप जो बात कर रहे हैं इससे मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा सा कि बच्चों आपको जितना भी आता है ना उतना लिखना चाहिए। हो सकता है कि भाई आपकी एक लाइन भी बराबर हो तो मुझे आधा नंबर देना पड़ेगा कम से कम, तो ऐसे आधे आधे करके भी आपके बहुत सारे नंबर भी बढ़ सकते हैं। तो ये मत करो कि भाई ये तो 4 मार्क का क्वेश्चन से मुझे तो कुछ भी नहीं आता इसका, अब क्या करें। तो मैं सलाह देना चाहता हूँ सर के थ्रू ही, मतलब मैसेज है ना, वो करेक्ट है होगा, मैं मानता हूँ कि भाई जितना आता है उतना लिखना जरूरी है। मतलब भाई ऐसा मत करो कि मुझे 4 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का आता है, उसमें से 2 मार्क का भूल गया हूँ मैं, कोई टेंशन मत लेना, आधा आंसर आता है तो आधा लिखो। इसके लिए भी टीचर जो भी होते हैं एग्जामिनर वो पॉजिटिव होते हैं। अगर उन्होंने नहीं सोचा तो अभी मॉडरेटर सर इन्होंने बोला है कि भाई ऐसा मत करो कि लिखना जरूरी है, लेकिन तो ये मत सोचो कि मुझे, क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत बच्चे क्या है सर कि इस समय उनकी पूरी पढ़ाई होगी नहीं होगी इसकी तो इंश्योरेंस नहीं, मतलब हम लोग बोल नहीं सकते कि 100% होगी कि नहीं होगी, गारंटी। लेकिन जितना आता है उतना लिखो। टीचर नंबर देने के लिए बैठे हैं, किसी का लॉस करने के लिए भाई उनके पास समय नहीं है और वो सोचते भी नहीं है। जब भी पेपर आता है तब हर कोई टीचर एक एक्टिव मोड में होता है, बी पॉजिटिव। यस सर, करेक्ट बोला मैंने, मतलब जी आपका कोई मैसेज हो तो दे सकते इसके बारे में। अब जैसा सर ने आपको बताया है कि आप कुछ तो भी रिलेटेड लिख लेते हैं इसके अंदर, हाफ लाइन 1 लाइन, अगर आप किसी चीज़ का फुल फॉर्म भी लिखते हैं क्वेश्चन में आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको मार्क्स दे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा हम चाहते हैं कि भाई बच्चा है ना अच्छे से मार्क्स ले, थोड़ा भी लिखता है तो उसको मार्क्स दे दो, मार्क्स दे दे, तो सारे मार्क्स कोलैबोरेटिव हो जाते हैं और बाद में एक अच्छे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को। यस करेक्ट है सर। सीएस सब्जेक्ट में लास्ट मिनट में रिवीजन कैसे करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट का दिन जो होता है वो बहुत प्रेशर का होता है। कभी कभी कुछ बच्चों को लगता है कि मैं तो सब कुछ भूल गया हूँ, तो इसके लिए क्या रिवीजन कैसे देना चाहिए, क्या टेक्निक हो सकती है क्या? जी मेरी सलाह ये है कि आप सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसके की पॉइंट्स बना लीजिए। आप एक की पॉइंट्स बना लीजिए, एग्ज़ाम से पहले उसको रिवाइज़ कीजिए। तो ये मेरा एक तरीक़ा था, मैं भी इसी तरीके से स्टडी किया करता था कि एग्ज़ाम से पहले 1 डे बिफोर मैं सारे टॉपिक्स के छोटे छोटे की पॉइंट्स बना लेता था, उसके फ्लो चार्ट्स बना लेता था और उसको एग्ज़ाम से पहले एक मरतबा देख कर चले जाता था और उसके बाद मेरा एग्ज़ाम बढ़िया होता था। ओके सर प्रोग्रामिंग जो है जिसमें लॉजिक बिल्डिंग स्किल डेवलप करनी चाहिए, तो इसके लिए कोई सलाह है क्या आपके पास? जी लॉजिक के लिए ये है कि सबसे पहले मैंने आपको जैसा बताया कि भाई आपका एनालिसिस होना ज़रूरी है। वेल डिफाइंड एनालिसिस जब आप करते हैं, अच्छी तरीके से उसको जांचते हैं, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इस तरह से मैं इसको कर सकता हूँ। ओके नेक्स्ट सवाल है सर, बोर्ड एग्जाम में सीएस में जो आंसर का प्रेजेंटेशन होता है ना, जैसे कि कोई पैराग्राफ में लिखो, कुछ बच्चे को पॉइंट्स में लिखनी चाहिए कुछ क्वेश्चन से, तो कुछ बच्चे करते हैं पॉइंट्स में लिखते हैं, कुछ बच्चे पैराग्राफ में लिखते हैं, कुछ बच्चे की अलग ही टेक्निक होती है। तो आपकी क्या सलाह होगी कि आंसर शीट में जब भी प्रेजेंटेशंस करे तब पॉइंट वाइज होनी चाहिए या पैराग्राफ, या कैसे लिखना कैसे चाहिए, आपकी क्या सलाह इनके लिए? मॉडिशन में जब हम देखते हैं मॉडल आंसर पेपर हमारे पास आता है तो उसमें पूरा बता दिया जाता है कि कैसे मार्क्स देना चाहिए। तो उस हिसाब से हम बच्चों को बताते हैं कि जैसे आप जब भी आंसर लिखोगे तो उसको पॉइंट्स में लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट्स लिखिए, क्योंकि मैक्सिमम जो चैप्टर्स है हमारे पास वो प्रैक्टिकल रिलेटेड है। बहुत कम चैप्टर है जो थ्योरेटिकल रिलेटेड है, तो उसमें आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। और इसके अंदर आंसर जो होता है वो हमारा यानी शॉर्ट होता है, उतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता, तो हम कोशिश करें कि उसको पॉइंट्स में लिखें। ओके सर, सीएस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से रेफरेंस बुक रेफ़र करना चाहिए स्टूडेंट ने? जी
मैं खुद रेफ़र करता हूँ प्रज्ञा प्रकाशन की बुक है, और आर.डी. सुपेकर की एक बुक है, R.D. सुपेकर, जी yes. जी उनकी भी पढ़ता हूँ Yes. जी। तो ये बुक अच्छी रहेंगी काफ़ी। ओके, जो बच्चे C++ में कमज़ोर है उनके लिए आपकी क्या सलाह है सर? उनके लिए सलाह ये है कि आप उसको अच्छे से पढ़े, समझे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आपको मिलेगा, बेसिक बताया गया है को लेवल पे किस तरह से C++ को पढ़ना चाहिए, बेसिक किस तरह से देखना चाहिए आपको, बेसिक पॉइंट्स क्या है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह की कौन कौन से टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। अगर आप इसको आसानी से समझ लेते हैं तो ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है कि आप C++ की प्रोग्रामिंग अच्छे से कर सकें। आपके लिए मैं चैनल बता देता हूँ, दिनेश सर का जो चैनल है उस पर भी CS पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो, मतलब वहाँ पे एक सर है, पढ़ा रहे अच्छे तरह से, करवा रहे बच्चे से, तो वहाँ से कर सकते हैं, आपको करना है तो, ठीक है ना? बहुत ही अच्छे प्रिपरेशंस करवाया जा रहा है एज पर बोर्ड के हिसाब से ही। सर, बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे कि बहुत सारा प्रेशर आता है बच्चों को, उसको मैनेज करते हुए CS जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट की प्रिपरेशंस कैसे करनी चाहिए? अभी प्रेशर भी बहुत है, जी जी जी। क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ पे होता है ना भाई, जैसे मराठी में बोलते हैं उसको कि प्यास लगती है बच्चों को, किसी को तो कुआं खोदना चालू कर दिया, तो उसमें क्या होता है, पानी जो होता है तो खराब रहेगा, पी नहीं सकते ना फिर। तो ये समय है उनके पास अभी, लेकिन इस समय भी उनको ये सब कुछ मैनेज करना है सर जी, और प्रिपरेशन भी करना है। हाँ, तो बच्चों इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप लास्ट 4 इयर्स के क्वेश्चन पेपर देखें, उसके अंदर जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार, और आपको भी लगेगा कि हाँ ये रिपीट होते हैं और इसको ज़्यादा से मार्क्स दिए जाते हैं, तो आप वो क्वेश्चंस को लिख लें। और मेरी राय ये है कि एक क्वेश्चन का आपने तकरीबन 5 मरतबा आंसर लिखना चाहिए, चाहे वो C++ हो या कोई और चैप्टर हो। और एक बात हमारी रह गई थी सेकंड पेपर के बारे में, ये माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है, 8085 है। तो उसमें भी जैसा 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम है और फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है, और उसका ALU का जो ब्लॉक डायग्राम है, आप इसको अच्छे से बनाएं, 1 से 3 मरतबा आप प्रैक्टिस घर पे करें। ये डायग्राम अगर एग्ज़ाम पूछता है 4 मार्क्स के लिए, अगर आप इसको सही तरीके से बनाएं तो आपको 4 मार्क्स पूरे के पूरे मिल सकते हैं। उसके अलावा ALP प्रोग्रामिंग होती है, क्वेश्चन नंबर 5 में तकरीबन 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन A और B होता है, A में 3 होते हैं, B में 3 होते हैं। आपको किसी एक में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के में वो कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसकी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं यहाँ पर भी यही बोलता हूँ कि आप एक एक प्रोग्राम को 5-5 मरतबा लिखें। लिखने से जितना फ़ायदा होता है उतना रटने से फ़ायदा नहीं होता है। यस सर, अभी पेपर 1 में कितने चैप्टर्स है? देखिए पेपर 1 में टोटल 4 चैप्टर्स है। Okay. मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है, 21 मार्क्स का है। दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है, तीसरा C++ है, मैक्सिमम वेटेज है इसको। Okay. और चौथा है HTML तो मैं आपको बताऊँ कि आजकल इसको इसमें 4th और 5th लेवल पे HTML सिखाया जा रहा है, बहुत ईजी है, आसानी से कर सकते हैं। सर, आपको क्या लगता है इसमें से कितने चैप्टर करने से 50 आउट ऑफ 50 नंबर आ सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम कर ले और C++ कर ले, HTML को एक मरतबा देख ले, काफ़ी होगा। मतलब एक आधा चैप्टर छोड़ भी दिया तो भी हो सकता है, यस, क्योंकि उसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। यस आप अगर डेटा स्ट्रक्चर को यहाँ पर ओमिट कर देते तो चलेगा, चल सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन जो चैप्टर कर रहे हो बहुत अच्छी तरह से करना, फोकस करो, नहीं तो भाई बाद में ये ऐसा ना हो जाए कि सर हमने तो किया था, भाई तुमने ऊपर से किया तो कैसे लिख पाओगे। तो सर ने पहले बोला कि राइटिंग प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट है, इसके बिना नहीं होने वाला है। यस, सेकंड पेपर पे आते हैं सर, उसमें कितने चैप्टर्स हैं? सेकंड पेपर में 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर अगर हम देखते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ 8085 एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। तो इसके अंदर ये चैप्टर वेटेज वाला है। ओके। और दूसरा चैप्टर जो है इंस्ट्रक्शन सेट, ये तो बहुत ज़्यादा वेटेज वाला है। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में 43 मार्क्स आते हैं एग्जाम में, ऑप्शन मिला के। मतलब 43 मतलब ऐसा हो गया कि वो पूरा चैप्टर ही वही सेकंड पेपर है। राइट, सेकंड पेपर वही है ना। तो अगर ये आप 2 चैप्टर भी कर ले, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2,
तो श्योर है कि आप 50% मार्क्स 50 मार्क्स ले सकते हो। भाई 2 चैप्टर करना, मुझे लगता है कि अगर आप रात दिन सही में प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करोगे तो कोई आपको 50 में से 50 नंबर लेने से रोक नहीं पाएगा। लेकिन एक होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए खुद के ऊपर कि भाई मैं ये कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। भाई तुम इतने देखो 2 साल पढ़ाई नहीं किया है, कोई टेंशन मत लेना, लेकिन अब तो खुद के ऊपर भरोसा करो कि मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। वो जुनून होना चाहिए अंदर से, मुझे करके दिखाना है। भाई 100 आउट ऑफ 100 भी नंबर मिलते हैं, हर साल मिलते हैं सर बच्चों को 100 आउट। बिल्कुल मिलते हैं। कितना रेशो हो सकता है इसमें सर? इसका रेशियो तो कम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है, बच्चे प्रोग्राम में थोड़े से मार्क्स नहीं मिलते आखिरी के क्वेश्चन में। तो मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आपको बताया कि भी आप एक प्रोग्राम को 5 मरतबा लिखे, ओके, ताकि आपको वो भी मार्क्स मिल सके। तो 100 मार्क्स लेते हैं बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ 100। एक बात बताता हूँ, ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे कि CS हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फिशरी साइंस है, डेयरी साइंस है, क्रॉप साइंस है, इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस है, इसमें मैक्स टू मैक्स नंबर मैंने भी देखा है सर। मैं जब भी पेपर चेक करता हूँ बोर्ड में, जैसे फिर सर आपके दोस्त है, मैं नाम लेना चाहता हूँ उनका, मैं उनका अलग टेबल नहीं था, एक ही टेबल पे बैठते थे। जी जी। तो सर ने मुझे हमेशा बात करते थे कि सर हमारे जैसे सब्जेक्ट है ना, हमारी थिंकिंग बहुत अच्छी है कि मैक्सिमम मार्क दे दो बच्चों को, लॉस किसी का मत करना। और बहुत सारे बच्चे लेते भी है, लास्ट में पढ़ाई करके भी लेते। भाई सबका हल वही है, जो आपका हल है ना वो सभी का हल है। ये मत समझो अलग कि इस बच्चे ने साल भर पढ़ाई की होगी, नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। ये लेते कौन से बच्चे सब्जेक्ट कि ये बच्चों को पता है कि भाई मैं अगर जनरल ग्रुप ले लूँ तो मुझे ध्यान नहीं देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा नहीं ध्यान देना पड़ेगा, ये 3 ही सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, बाकी तो इंग्लिश की कोई पढ़ाई ही नहीं करता है, और 200 मार्क आपका सब्जेक्ट है। मतलब इसीलिए बच्चे जानबूझ कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। तो अभी भी कर सकते हैं, ऐसा मत सोचो कि अब नहीं कर पाओगे, 100% कर सकते हैं। बस खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा, रिपीट कौन से हो रही है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और सर ने जो चीजें आपको बताई है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ताकि आपके भी 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स मिल सके। हमारा मकसद भी वही है इस पॉडकास्ट का कि भाई बच्चों को कैसे हेल्प करें, क्योंकि क्या होता है कि साल भर कोई टीचर को मिलने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट नहीं जाते होंगे टीचर के पास, क्योंकि ये समय नहीं है ना। तो समय मिला है, ये वीडियो देख के अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। हमारा मकसद ये कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कैसे हेल्प करें, हमारा मकसद वही है सर, है ना। तो लास्ट में आपको कोई मैसेज देना है कि ताकि बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और उनका प्रिपरेशन अच्छी तरह से करें। मेरा लास्ट मोटिवेशन जो होगा मैं आपको बोलूँगा वो एक शेर में है, जो मेरे पिताजी मुझे अक्सर बोला करते थे, उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, जो हिम्मत में जौलानी हो तो पत्थर भी फिर पानी हो। यस, बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा। तो बच्चों देखो, सर ने भी आपके लिए शेयर मारा है ना। मैं तो हमेशा बोलता हूँ सर, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा दे सके, इसलिए समय के साथ जो चलेंगे वही अच्छे रिजल्ट आएंगे। नहीं तो बस प्रेशर में है सर, मैं क्या करूँ सर, रोते धोते नहीं बैठना है भाई, सीधा मुद्दे पे आओ। आप अपनी औकात दिखानी है, बस मैं सीधा बोल रहा हूँ भाई, आपकी औकात 100 नंबर की लाने की है, बट अगर आप अपनी औकात भूल गए तो वो 50 पे भी आ सकते हो। तो आपको डिसीजन लेना है कि नंबर लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि आपके पास समय, कोई कॉलेज में नहीं जाना है, कोई कोचिंग नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी 2-4 दिन जो भी बचे होंगे आपको, इसमें 100% 2 पेपर के अंदर गैप होता है क्या सर? जी 1 से 2 दिन का होता है। हाँ। ये साल 1 ही दिन का गैप। ओके, ठीक है ना, जो भी है, और ज्यादा पढ़ना नहीं ना सर। जी। मुझे तो लगता है उस गैप में भी वो चैप्टर पढ़ सकते दो पढ़ सकते हैं। मतलब अगर डिसीजन लिया तो जी। लेकिन डिसीजन आपके हाथ में। पेपर 1 में आपको 3 ही चैप्टर बोला है सर ने जी, और पेपर 2 में आपको 2 ही चैप्टर बोले हैं। करना इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हो, जितना प्रेशर ले रहे हो। तो इसी को सर खत्म करते हैं। मुझे लगता है कि हर बच्चे को 100% इस पॉडकास्ट का फायदा हो सकता है। तो इसका थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ। बच्चों देखो, सर ने जो बताया आप लोगों को, ज़्यादा प्रेशर ना लेते हुए काम करना है, कारण नहीं देना है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन आपके पास है, आपका दिमाग अगर एक्टिव मोड में है तो 100% आप अपना अच्छी तरह से कर सकते हो। दूसरी बात, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर ने कहा कि पेपर 1 में जो भी 4 चैप्टर, उसमें से 3 ही चैप्टर करना है। पेपर 2 में आपको 2 ही चैप्टर करना है, जिससे आपको 100 आउट ऑफ 100 नंबर मिल सकते हैं। इसके अलावा भी सर ने कुछ पॉइंट्स बताए, उसके ऊपर ध्यान रखना है। जैसे कि क्वेश्चन पेपर में रिपीट क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसके बाद में सर ने बताया कि फ्लो चार्ट पे किस बातों पे ध्यान रखना चाहिए, हर स्टेप ध्यान रखनी चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा रिटन प्रैक्टिस सर ने
इंटेंशन एक चीज़ के ऊपर किया है कि रिटर्न प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि भाई हम लोगों को 100% रिजल्ट लगने के बाद इसी पॉडकास्ट के नीचे सर्वे देखेंगे शायद, है ना, तो बोलेंगे कि सर बहुत अच्छा इसके अंदर रिव्यू मिला है, आपको कमेंट भी करना है और सर को थैंक यू भी बोलना है भाई, है ना, और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगला पॉडकास्ट में, तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत।